क्या आप भी परेशान हो राइटिंग स्किल्स करने में? सर पेपर तो सॉल्व करने आ जाता है लेकिन मार्क्स कट हो जाते हैं। क्यों? सर लिखने नहीं आता। सर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बता दो सो दैट जो बोर्ड में है ना हम 100% मार्क्स गेन कर सके। सर हम पेपर में बैठते तो हैं लेकिन जैसे ही सामने पेपर आता है उसी तरीके से पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और हम पेपर में अपना एफर्ट 100% नहीं दे पाते। सर अगर हमें पूरा क्वेश्चन आता भी है लेकिन हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। सर हमें लाइनिंग कहां पे देनी है, कट कैसी करनी है, कैसा पेपर करना है, इन सभी का सॉल्यूशंस लेकर के मैं आनंद विश्वकर्मा मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं बेटा आज आपकी इस परेशानी का निचोड़ देने के लिए आपको। तो बेटा ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना, ज्यादा बड़ी वीडियो क्लास मैं आपको नहीं दूंगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से। एक ऐसी बुक आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं जो एक टॉपर लिखता है, जो सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर खुद ही लिखा हुआ है, उन्होंने इसको सबमिट किया वहां पे कि यहां से बच्चे देख करके एनालिसिस करके अपने अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। जी हां बच्चों, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हो या बेसिक्स मैथ लिए हो, लेकिन आपको अगर लिखने के तरीके पता हो, अगर आपको प्रेजेंटेशन पता हो तो अच्छे अच्छे मार्क्स भी यानी आप गेन कर सकते हो। यानी जैसे कम मार्क्स बोला जाए, जैसे आपको मान लो कि 2-4 क्वेश्चंस कम आते भी हो लेकिन आप अच्छे स्कोर करना कैसे जानोगे, ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल ही आपको सिखाती है बेटा। जैसे मैं मेरी बात बताऊं बेटा ना, तो मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस मैंने एक प्रैक्टिस 1 महीने पहले से क्या किया था बेटा, हमने प्रैक्टिस क्या किया कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा हम उसको गलत नहीं करेंगे। मान लो हमसे गलती हो जाती है लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है कि ताकि ये गलत हुआ भी है उसके नीचे मुझे आंसर को लिखना भी है, लेकिन उस गलत आंसर को कट पिट ना करते हुए उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए ताकि एग्जामिनर का ध्यान वहां आ जाए। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मैं अगर टेबल पढ़ रहा हूं, आप लोगों को हर जगह रील्स देखते हो और सोशल मीडिया पे आप सारे चैम्प्स प्रेजेंट हो, जैसे एक टेबल ही पढ़ रहा हूं, 2 1 कम 2 2 दूना 4 ऐसा 2 2 2 4 2 3 6 2 5 10। जैसे ही मैंने 2 6 13 बोल दिया, आपका इससे पहले या इससे बाद के जितने भी अच्छे यानी करेक्ट आंसर मैंने दिया था उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन एक छोटी सी गलती पूरा ध्यान आकर्षण खींच लेगी और आपके एफर्ट्स को वहां पे मिट्टी में मिला देगी बेटा। इसी तरीके से एग्जाम का भी एनालिसिस होता है। आपने पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से दे दिया है, सारे आंसर्स करेक्ट किए हैं, लेकिन अगर आपने कहीं पर ज्यादा कटपिट किया है, आपका प्रेजेंटेशन गलत है, तो बेटा आपका रिजल्ट्स भी बहुत खराब हो जाएगा, यानी एग्जामिनर आपके मार्क्स को कट कर लेगा। यह सबसे बेसिक चीज होती है बेटा प्रेजेंटेशंस को इनपुट देने का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज से आपको वो तैयारी कैसे करनी है, आज से आपको लिखना कैसे है, ताकि आप आज से ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना स्टार्ट कर दो और बोर्ड तक आपकी कैपेसिटी, आपकी जो आप बोल सकते हैं कि हमारी लिखने की जो क्षमताएं हैं वो एकदम अच्छे तरीके से इनपुट हो सके, इंप्रूव हो सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम में रॉक कर सको मेरे चांसेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाता हूं टॉपर्स की, जो टॉपर्स लोग लिखते हैं उनका पेपर कैसे आपको लिखना चाहिए, आप कैसे देख सकते हो बेटा। तो सीबीएसई की वेबसाइट पर जस्ट आप जाइएगा, वहां पे लिखिएगा सीबीएसई मॉडल आंसर पेपर, सिर्फ इतना लिखना आपको, वेबसाइट खुल करके आ जाएगी, उस पर क्लिक करना, यहां पे मॉडल आंसर कैंडिडेट एग्जामिनेशन 2024 देखना बेटा। 12th वाले भाई बहन है, 12th वालों के लिए भी तो यहां से आप जाकर के पर्टिकुलर सब्जेक्ट का देख सकते हो। क्लास 10th में जब हम जाते हैं बेटा, तो क्लास 10th के बाद यहां पे हर सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रखी है, इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज की, हिंदी की, कोर्स ए कोर्स बी का, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक्स, दोनों चीजें बताऊंगा, साइंस और सोशल साइंस, सब कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, पूरा सीबीएसई ने इस पे सबमिट कर रखा है। आप जाकर के प्रॉपर तरीके से देखो, अलाइनमेंट देखो, प्रेजेंटेशन देखो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है बेटा। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड का एक बुक ओपन करता हूं जो एक टॉपर्स ने लिखा हुआ है कि किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। देखो बेटा, जब आपके पास नॉर्मली ये एक पेज दिया गया है, ये जो बोर्ड की पेपर होती है वो नहीं है, बोर्ड का पेपर नहीं है, एक प्रेजेंट करने के लिए कि आपको लिखना कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको भी पता है बेटा कि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, चाहे आप स्टैंडर्ड में हो चाहे बेसिक्स मैथ्स लिए हो, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यूज वाले होते हैं। तो उसको प्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका होता है, आप ध्यान रखना बेटा, इधर आप सेक्शन ए यहां पर लिखो, या आपके चीज पर एक चीज और बताता हूं बेटा, आप जब भी शुरुआत करो तो मिड टर्म्स में यानी यहां पर आप लिखोगे सेक्शन ए, आपने इसको हाईलाइट कर दिया, किसी दूसरे स्केच पेन होती है ना आपके पास, ब्लैक पेन की जो स्केच पेन होती है, उसको आप इस सेक्शन ए डाल दिया, या तो यहां पे डालो या तो यहां पर डालो, जिस तरीके से इस बच्चे ने किया हुआ है। अब ये डालने की जरूरत नहीं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो क्या हो, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड का पेपर आएगा और आपके सामने होगा, तो आप इसको ना भी लिखोगे तो चलेगा।
सेक्शन ए में अब आपने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अब देखो जैसे इसने लिखा है बी का 2, सी का 2, इसके पहले यहां पे नंबर भी दिया गया है बेटा, वो नंबर को इन्होंने रफ कर, जैसे देखो यहाँ पे 3 है 4 है, तो आपको इस चीजों का ध्यान खास रखना है बेटा, जैसे 1 का बी का आंसर्स भी आपको इनपुट करना है कि उसमें से कौन सा आंसर क्या आ रहा है। सपोज करो कोई वर्ड में लिखा है, ऐसे मान लो 2000 लिखा हुआ है कुछ भी, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा बेटा, 2000 भी आपको लिखना पड़ेगा पूरा डिटेल में, आपको लिखना है मेरे चैम्स। जब भी एमसीक्यूज को जाओ लिखने के लिए सबसे पहले उसका नंबर डालो, उसका जो सब पार्ट्स है वो डालो कि कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन में नंबर है या फिर वर्ड है, उसको पूरा आपको लिखना है। ये जैसे ही पूरा स्ट्रक्चर खत्म होगा, पूरा स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद आपको पूरा प्लानिंग इसी तरीके से करनी है। और हाँ बेटा, एक क्वेश्चन एक आंसर्स देने के बाद उनके बीच में एक लाइन का गैप जरूर रखना, जैसे इन भाई साहब ने, यानी ये टॉपर्स की जो बुक है इन्होंने रखा हुआ है, एक एक लाइन, दो दो लाइन, एक एक लाइन, दो दो लाइन का आप गैप रख सकते हो। ज्यादा गैप भी नहीं रखोगे, ज्यादा गैप रखोगे तो बेटा थोड़ा सा एग्जामिनर खिस जाता है कि इतना दूर दूर क्यों लिखा है पेपर भरने के लिए। नहीं, आपको इतना लिखना है मेरे चैम्प्स ताकि देखने में कॉपी जो हो ना आपकी सुंदर। और दूसरी चीज ये भी गलती मत करना, सर एक काम करता हूं यहां पर मैंने 10 लिख दिया, अब दूसरा पेज पर क्यों लिखूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करके, यानी ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके फिर मैं यहां से 11 12 13 14 ऐसे इसका आंसर देता हूं। ये भी गलती मत करना मेरे चैम्प्स, आपको इतना भी कंजूसी नहीं करना है, पूरा प्रॉपर तरीके से प्लानिंग यही आपकी रहनी चाहिए कि आपका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, आप 20 क्वेश्चन तक आपको देखो आंसर इसी तरीके से प्रेजेंट करते जाना है, एक एक लाइन का गैप देते जाना है। और ध्यान रहे बेटा, जैसे ही एक सेक्शन कंप्लीट होता है, जैसे ही एक सेक्शन कंप्लीट होता है, आपको उस सेक्शन के बाद बेटा ध्यान रहे कि एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और आप वो पेन से नहीं दोगे, पेंसिल से ड्रॉ करोगे। किससे करोगे बेटा, एक पेंसिल से। चाहिए तो एक कर दो, या इसके ऊपर एक छोटी सी 2 लाइनें ऐसी तरीके से, इस तरीके से आप इसको कर दो, पेंसिल से करना 2 लाइनें। इसका मतलब हुआ कि यहां तक हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सपोज करो मेरे चैम्प्स कि सेक्शन ए में आपको 20 में से 18 क्वेश्चन ही आए, 2 क्वेश्चन नहीं आए, तो आप फिर भी मैं आपको बता देता हूं चैम्प्स, फिर भी आप क्या करोगे कि 18 क्वेश्चन सबमिट करने के बाद जगह मत छोड़ना बेटा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो जगह मत छोड़ना बेटा, कि नहीं एक काम करता हूं यहां पे 18 का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो। चलो सपोज करो एमसीक्यूज में तो आप एक लाइन का है, छोड़ भी सकते हो, लेकिन आगे जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज का खास ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आपने 2 लाइन दिया, सेक्शन ए कंप्लीट, उसके बाद सेक्शन बी साइड कॉर्नर में अगर लिख रहे हो तो साइड में लिखना, ऐसा नहीं कि एक मिड में लिख रहे हो एक साइड कॉर्नर में। इसका भी खास ध्यान रखना बेटा कि एक सेक्शन ए आपने मिड में रखा, दूसरे में जाकर के फिर कॉर्नर में आ गए, तीसरे में आपको मिड में नहीं। आपने स्टार्टिंग में अगर मिड में रखा है तो सब जगह मिड में रखना, अगर स्टार्टिंग में कॉर्नर में रखा है तो सब जगह रखना। और सपोज करो आपने पहले यहां पे लिख दिया और आपको गलत करके यहां पे लिखना है, तो आप एक लाइन पेंसिल से, पेन से नहीं बेटा, एक सिंपल सा पेंसिल कलर से, पेंसिल जो होगा ना बेटा उससे एक सिंपल सी ये वाली लाइन कट करना। इस तरीके से कलर मत करते चले जाना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना बेटा कि मार्क्स कट हो जाए। ठीक है, डन। तो एक सिंपल सा लाइन यहां पे कट करके आप यहां पे लिख सकते हो सेक्शन बी, उसके बाद 2 लाइन ड्रॉ करके या एक लाइन जो भी है इसको हाईलाइट करने के बाद 2-3 लाइन का गैप दे करके, 2 लाइन का गैप दे करके तब आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करोगे। ठीक है, इन्होंने एक लाइन का दिया है कोई बात नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट कम से कम सेक्शन बी सेक्शन ए लिख करके एक लाइन 2 लाइन का गैप दो एंड देन उसके बाद आंसर को आप प्रेजेंट करना है। अब देखो बेटा यहां तक तो 1 मार्क्स का था, तो आपको प्रॉपर इसी तरीके से लिखना है कि इसका आंसर क्या है। आपको वहां पे वेरीफाई नहीं करना है कि इसका आंसर किस तरीके से आया नहीं आया, कोई जरूरत नहीं बेटा, वेरीफाई नहीं करना है। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का खास ध्यान रखते हुए आप बेटा देखो इन्होंने कैसे लिखा है। एक चीज का खास ध्यान रखना बेटा, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज में रिटन कर रहे हो, अब देखो 2 मार्क्स में अब तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो जो इसका अलाइनमेंट होता है ना बेटा स्टार्टिंग का, एक टॉपर कैसे लिखता है, अगर आपने इस रेड वाली लाइन के पास से लिखना स्टार्ट किया तो कोई बात नहीं, इस चीज का ध्यान रखना कि इस लेफ्ट वाले अलाइनमेंट का जो होगा ना एक लाइन में आंसर होना चाहिए। आप अगर इसको चेक करोगे बेटा तो एकदम एक, ऐसा नहीं कि यहां से एक बार इफ स्टार्ट किया, फिर यहां से मैं दूसरे वाले लाइन में यहां पे द आ जाता हूं, फिर यहां पे इफ आ रहा हूं, फिर यहां पे द, इस तरीके से लिख रहा हूं। नहीं बेटा, लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट एकदम सही होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। राइट में आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप अगर यहां से कर रहे हो तो इसी लाइन में, अब अगर आप कहोगे कि सर यहां से ना करके हमने यहां पे किया तो कोई बात नहीं बेटा,
यहीं से, लेकिन एक लाइन में अलाइनमेंट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में लिख रहे हो। अगर आपको 2 लाइन 3 लाइन जो भी आंसर्स देने हैं, उस लाइन का प्रेजेंटेशन का रूल है ये कि स्टार्टिंग से आपको वो ध्यान में रखते हुए आंसर्स को प्रेजेंट करना है पूरा डिटेल में। अब 2 मार्क्स के लिए आपको डिटेल में लिखना है। जैसे इन भाई साहब ने, इन टॉपर्स ने क्या लिखा कि यहां पे अगर 2 into 5 के पावर में n हो, यानी किसी भी n डिजिट 0 लिखने के लिए क्या रूल होता है, तो उन्होंने क्या लिखा है, अगर नंबर 15 के पावर n being as a natural number where were to end with digit 0 then it would be divisible by 2 and 5। अब इसको एक हाईलाइट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 15 के पावर n को क्या, कौन सा नंबर, यानी n की नेचुरल नंबर क्या रखूं कि ये एंड हो जाए डिजिट विथ 0 and 5 से। तो मेरा एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि इसके लिए मेरे अकॉर्डिंगली 15 यानी किसी भी एंड डिजिट जो उसका एंड होगा डिजिट, उसका 0 लाने के लिए, 0 और 5 लाने के लिए 2 और 5 हमारे पास कंपलसरी होना चाहिए। तो इसने क्या किया, एक पेंसिल से इसको हाईलाइट कर दिया है। तो आपको भी पेंसिल से ही हाईलाइट करना, किसी और कलर से मत करते जाना। देखो बेटा, पेंसिल का यूज सिर्फ इसी के लिए होगा, आपको हाईलाइट करना है, आपको बाइफरकेट करना है, सेक्शन 1 सेक्शन बी में डिवाइड करना है, बॉक्स बनाना है, कुछ भी आप हमेशा पेंसिल का यूज करोगे। एक सिंपल सा हाईलाइटेड पोर्शन अब आपको इस तरीके से लिखना है, एक आंसर कंप्लीट, एक आंसर पास में लिखोगे, एक आंसर कंप्लीट। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, एक एक मार्क्स वाले में आपको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स, 4-4 मार्क्स में अब आपको बाइफरकेट करना है बेटा। आपने ये जो लाइन ड्रॉ की होगी यहां से, एक इस साइड से, एक इस साइड से जो लाइन दिख रही है, इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। 2 अलाइनमेंट ड्रॉ करनी है बेटा, दोनों साइड से 2 लाइन ड्रॉ करनी है, उनके बीच में ही लिखना है। अब उसके बाद हर आंसर के बाद आपको एक छोटी लाइन से उसको बाइफरकेट करना है प्रेजेंटेशंस की वजह से, ताकि अच्छे से दिख सके, वो भी इन दोनों के बीच में। कर दिया, एक आंसर खत्म। उसके बाद 22 हमने स्टार्ट किया, हमने 22 का आंसर प्रेजेंट किया, पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। और जहां जहां आपको लगता है तो आप एक पेंसिल से उसको, जैसे आंसर्स में आपने हाईलाइट कर दिया है, कुछ फॉर्मूला आपने यूज किया है, उसका प्रेजेंटेशन आपने दे दिया है। तो इस तरीके से बेसिक्स आप, उसके बाद फिर जैसे ही दूसरा यानी वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो आपको पूरे लाइन का अलाइनमेंट, मतलब यहां से करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां से यहां तक का जब आपको सेक्शन करना होगा तब आप पूरा करना। लेकिन जब आपका क्वेश्चन बदलना है, यानी एक से दूसरे पर जाना, तो 2 लाइन जो आप ड्रॉ करोगे उनके बीच में बस सिर्फ इतना ही। उसके बाद 23 का आंसर आप दे दो। पूरा प्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रख रहा है कि किस तरीके से इस बच्चे ने प्रेजेंट किया है। और हाँ, जहां पर डायग्राम की जरूरत होगी बेटा, डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ डायग्राम देख करके आपको 100% मार्क्स देता है। अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी होंगी तो उसका नजर नहीं जाएगा, डायग्राम एक्यूरेट होना चाहिए। डायग्राम में गलती हुई, यहां पर अगर आपने सब कुछ आंसर सही किया है लेकिन डायग्राम गलत किया है तो मार्क्स कट हो जाएंगे बेटा, इतना याद रखना। डायग्राम सही किया है तो ऊपर ऊपर से वो चेक करते हुए पोर्शंस को निकल जाएगा। जैसे क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मान लो इन्होंने एंगल को बराबर किया तो उसके सामने ये कौन से एंगल से इक्वल हुआ वो लिखना पड़ेगा आपको। एंगल्स, अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको एक चीज, ये देखो, ये इन्होंने इक्वल इक्वल करके हाईलाइट किया, इतना करने की जरूरत नहीं है बेटा। बस इतना याद रखना कि जो भी थियरम्स आप यूज कर रहे हो, जो भी प्रोपोर्शनलिटी यानी कुछ भी चीज यूज कर रहे हो जो इसके क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसको जरूर हाईलाइट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा प्रेजेंट करोगे। अब सपोज करो आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? गलत, रॉन्ग हो चुका है। तो आपको बेसिकली ध्यान में क्या रखना है, एक सिंपल सा लाइन क्रॉस में करना। देखो इस बच्चे ने कैसे किया है। आपको इस तरीके से कलरफुल नहीं बनाना है कि मैंने इस तरीके से पूरा पूरा इस तरह कलरफुल करके पूरा ऐसे काटम पेटी ऐसे मार इतना मचा दिया इसी पर, नहीं बेटा। वो याद आया ना टेबल वाली बात कि इतू सा गलती पूरे पेपर की वाट लगा देगा। एक सिंपल सा लाइन क्रॉस, एक लाइन, ऐसा नहीं कि 10 लाइन हम लोग इस तरीके से पूरा इस तरीके से लाइन कर रहे हैं, नहीं बेटा। एक सिंपल सा, चाहे इधर से चाहे इधर से, लेकिन एक बार एक लाइन ड्रॉ करोगे, पूरा इसी तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बेटा। इस प्रेजेंटेशन में अगर थोड़ी भी कमी रहेगी तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा और आपके क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स कट कर लिए जाएंगे बेटा, ठीक है। प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना ही चाहिए। डन। तो देखो हर क्वेश्चन के बाद आपका बाइफरकेट हो रहा है। हाँ, एक चीज और मेरे चैम्प्स, एक चीज और। सपोज करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सपोज करो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 23 हमें नहीं आ रहा है, तो आप लास्ट में, और लास्ट में फिर आपको समझ में आ गया क्या करना है। तो सपोज करो आप एक पास नया पेज है, आप नए पेज पर आ गए और सब पेपर खत्म हो चुका है, कोई भी चीज, सब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पेपर खत्म हो चुका है, आंसर आपने दे रखा है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये खत्म हुआ तो सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा कि आप सेक्शन बी, जैसे मान लो सेक्शन बी में से जो आंसर था, कहां गया भाई,
डायग्राम ध्यान रखना, स्पेशली आपको बहुत ध्यान से इसको बनानी है। सेकंड आ जाओ। हाँ, जैसे मान लो कि ये रहा, ये पेज मान लो आपको क्या करना है कि अब हमें पूरा पेपर खत्म हो चुका है और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 23 छूट चुका है, तो आप नए पेज पर जाओगे, लास्ट में वहां पर फिर से लिखोगे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 23 का। अगर आपको सॉल्यूशंस आता है तो सॉल्यूशंस लिख करके आप अपना प्रेजेंटेशन दे दो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपको प्रेजेंटेशंस करने के साथ साथ जिस सेक्शंस में से जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लास्ट में उसके साथ वो सेक्शन होना ही चाहिए, सो दैट एग्जामिनर को ज्यादा टफ ना लगे, उसको पता चल जाए सेक्शन बी में ये क्वेश्चन नंबर है। अगर एटलीस्ट सेक्शन बी ना भी लिखते हो, भूल जाते हो, क्वेश्चन नंबर डालना जरूर याद रखना, और सेक्शन बी लिख दोगे तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, डन। उसी तरीके से बेसिक्स वालों का भी पेपर है बेटा, ये देखो बेसिक्स वाले चैम्प्स भी अपना देख सकते हैं, पूरा का पूरा उसी स्ट्रक्चर में, चाहे मैथ्स बेसिक्स लिए हो, स्टैंडर्ड लिए हो, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशंस आपको इसी तरीके से देना है जैसा मैंने आप लोगों को समझाया है, और बीच बीच में लाइनिंग प्रेजेंटेशन सबको करना है। इन्होंने तो उतना कुछ खास किया नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है बेटा, ज्यादा चीजें लिखनी भी नहीं है, कम चीजें लिख करके काम कर लोगे और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे इन्होंने लिखा है वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, नहीं जरूरत है बेटा, ये दोनों आपने लिख दिया, सॉल्व हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस लिख दो, आगे फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना कैन बी रिटन एज गिवन बिलो थ्रू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये अगर आप लिखोगे नहीं। मैथ्स में देखो कम चीजों में ज्यादा बातें कर दोगे, मैथ्स में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, मैथ्स की यही खासियत होती है। अदर सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कम चीजों में नहीं, ज्यादा चीजों में ज्यादा लिखना पड़ता है, यहां पर कम चीजों में ज्यादा चीजें दिखाना पड़ता है। तो आप इन दोनों का लिखा दिया, बस यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन, बस इतना लिख दिया, इसका मतलब हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व किया है, आंसर प्रेजेंट किया और आंसर धीरे धीरे आप लोग निकल जाओगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है चम्स, डन। तो और इसका पूरा प्रॉपर प्लानिंग हम अपने बैच में, उदय बैच में भी करा रहे हैं बेटा, सिखा रहे हैं, और जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप मेरे चैम्प्स उदय बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, जो हमारा एक परफेक्ट क्रैश कोर्स है जिसमें हम बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट की 3-3 क्लासेस मैथ्स की, और ये लगातार चलता रहेगा 10 मार्च तक, यानी 10 मार्च को जो अब आपका पेपर होगा उस दिन तक ये बैच चलता रहेगा। सारे सब्जेक्ट के फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, क्रैश कोर्स है, सैंपल पेपर है, 31 रेगुलर क्लासेस प्लस कम से कम मैथ्स की मैं बता रहा हूं 31 रेगुलर क्लासेस हैं, 9 जो है उसके रिविजन क्लासेस हैं, प्लस 4 जो है डाउट क्लासेस हैं, उसके अलावा 10 सैंपल पेपर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको उसका सॉल्यूशंस प्रॉपर कराया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वीकली, आपको बहुत सारी चीजें हैं मेरे चैम्प्स। इस तरीके से आपको लिखना सिखाया जाएगा कि आपको प्रेजेंट करना कैसे है, 10, 20 बच्चों, 50 बच्चों, 100 बच्चों, 200 बच्चों, 500 बच्चों के बीच में आपको एग्जाम का फील कराया जाएगा इस बैच में मेरे बच्चों। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो इस उदय बैच को। मैं एक बार बता देता हूं कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। आप जाओ सीधे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, जैसे यहां पे आप सर्च करोगे अड्डा 24/7, यहां पे आप क्लिक करोगे बेटा, क्लिक करते ही यहां पे ऑल कोर्सेस में आएगा। ऑल कोर्सेस में, एक सेकेंड इसको मैं देख लेता हूं, ऑल कोर्सेस में आ गए। ठीक है, ऑल कोर्सेस में यहां पर आने के बाद बच्चों यहां पर देखना एक स्कूल K-12 आ रहा है, वहां से क्लास 9-10 में चले जाना, क्लास 10 में जाओगे वहां पे तो आपको उदय बैच दिख रहा है बेटा, उदय बैच दिख रहा है, उदय बैच पर आप क्लिक करोगे। इस उदय क्रैश कोर्स बैच पर अभी फिलहाल का 37% का ऑफ चल रहा है। एक तो कूपन कोड है उदय, अगर ये नहीं लग रहा है बेटा तो एक कूपन कोड और मैं बता देता हूं Y929, इस कूपन कोड से भी आप 37% का ऑफ ले सकते हो बेटा। तो आप फटाफट से बाई नाउ पर जाकर के दोनों में से कोई भी कूपन कोड जो आपको यूज करना है, बाई नाउ पर क्लिक करके यहां पर कूपन कोड लगा करके उदय या फिर Y929 दोनों अप्लाई कर लो बेटा, 37% का ऑफ हो जाएगा। और ये जो है, ये जो आपको 1000 रुपीज में मिल जाएंगे, और फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। इसकी जो क्लासेस हैं बेटा, इसकी जो क्लासेस हैं वो 10 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, हर दिन जो होंगी 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, हर दिन 4 PM to 7 PM क्लासेस चला करेंगी 3 घंटे। और जैसे ही आपका स्कूल जब बंद हो जाएगा तो ये मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में से किसी में 3 में 4 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे तो एटलीस्ट क्लासेस आपकी चला करेंगे। और परफेक्ट वे में आप इतनी दूरी पर रहोगे कि एक फोन कॉल इमरजेंसी, मतलब सारे फैकल्टी आपके साथ 24/7 इंक्लूड रहेंगे, साथ में जुड़े रहेंगे। कुछ भी दिक्कत परेशानी आई आप सीधे फोन की दूरी पर रहेंगे, फोन करो, चाहे आपको रात में पढ़ाई करनी है, दिन में करनी है, हर समय टीचर्स आपके साथ अवेलेबल रहेंगे बेटा इस उदय बैच में। तो जल्दी से जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया बैच आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं बेटा कि इसमें जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे
एग्जैक्टली 99% सेम कंटेंट आपको बोर्ड में भी पेपर में भी दिखेगा, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूं बेटा। और मैथ्स में ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बैच से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा, गारंटेड के साथ, चाहे आप मैथ्स बेसिक लिए हो चाहे मैथ्स स्टैंडर्ड लिए हो। तो जल्दी से जल्दी जाकर के बेटा इस बैच में एनरोल हो जाइए। मिलते हैं 10 दिसंबर से एक रॉक स्टार बनाने के लिए। शंखनाद कर देते हैं आज से कि चाहे बोर्ड हो चाहे कोई और एग्जाम, हम फोड़ के आएंगे। मिलते हैं नए बैच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद मेरे चैंपियंस, गॉड ब्लेस यू।